ठीक है, देखते अगर मैं यहाँ पर, अच्छा एक चीज बता दो आप, यहाँ पर वेव स्पीड अलग अलग की वेव स्पीड से इंटरेक्शन कीजिएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा। यहाँ पर मैंने वेव मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही, एक ही बात है। इसमें जो वेव जाएगी उसकी स्पीड सेम है या अलग अलग है? बोले भाई, इसमें अगर बात करें अपन तो वेव स्पीड सेम या अलग अलग, इसमें जो वेव जा रही है, ये मैंने इसमें एक वेव प्रोड्यूस कर दी है, ये वेव प्रोड्यूस कर दी, इसमें वेव मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रही है, तो वेव की स्पीड बोलो प्रखर, वेव स्पीड सेम रहेगी अलग अलग रहेगी? अरे भाई वेव का फार्मूला देखो ना, किस पे वेव स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? अरे अरे वेव स्पीड किस पे डिपेंड, अलग अलग रहेगी भाई साहब, अलग अलग रहेगी, ये डिपेंड कर रही है एक पर। अरे हाँ, अलग अलग रहेगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी वेव स्पीड अलग अलग रहेगी। ठीक बात है, मतलब वेव स्पीड अलग अलग है, वेव स्पीड इज नॉट सेम। बोलो वेव स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? वेव स्पीड इज इंक्रीजिंग, ओके। वेव स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, वेव स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक। वेव स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ओके। इस पर्टिकुलर केस में वेव स्पीड इज इंक्रीजिंग। बोलो क्या ये बात समझ में आई क्या? वेव स्पीड इज इंक्रीजिंग, यस, वेव स्पीड इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक। तो बोलो वेव में एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो एक्सीलरेशन होगा। तो वो ही पूछ रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा? देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ वेव। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ही इसको वो कर दिया, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ही इसको वो कर दिया, ठीक है। देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ वेव। एक्सीलरेशन ऑफ वेव, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा चलो एक और पूछ लेता हूँ, एक और पूछ लेता हूँ, ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। एक्सीलरेशन ऑफ वेरिएबल होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन वेरिएबल, ठीक है। दोनों में से कौन सा है? वेरिएबल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए प्रखर वेरिएबल? वेलोसिटी इंक्रीजिंग में है। चलो भाई साहब एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, हमेशा वेलोसिटी इंक्रीजिंग में है तो ये जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन वेरिएबल हो। अगर चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग है तो एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा, अगर चेंज इन वेलोसिटी सेम है तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? सिंपल है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट होगा। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा भाई साहब। एक्सीलरेशन में दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक लिखता हूँ dv बाई dt, दूसरा लिख सकता हूँ मैं एक्सीलरेशन v dv बाई dx। हाँ या ना बोले आप, क्या ये मालूम है भैया? 11th वाले बच्चों ये वाला मालूम है क्या आपको? अनिकेत, यस है ना, तो मालूम है a इजिकल टू v dv बाई dx। मेरे पास v की वैल्यू दे रखी है भाई साहब, देख लेते हैं। a इजिकल टू v है मेरे पास अंडर रूट एक्स जी, और यहाँ पर लिख लिया d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स जी। चलो बहुत बढ़िया, इसको तो डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है।
कुछ भी उसमें नयापन तो है नहीं। अंडर रूट एक्स अंडर रूट जी, यहाँ पे एक और अंडर रूट जी डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। देखना भाई कोई गलती ना हो, देखना चेक करते रहना। अब ये बता दो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना। बिल्कुल ठीक, 1/2 एक्स, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अंडर रूट एक्स अंडर रूट जी इसका डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। बोलो भाई ए इजिकल टू क्या हो गया, बोलो भाई यस, ए इजिकल टू आ गया रूट एक्स में रूट एक्स को मार दिया, रूट जी मल्टीप्लाई होके g/2 हो गए। बोलो एक्सीलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, क्या कहते हो भाई, बिल्कुल क्लियर है बात, ठीक बात है। अच्छा साहब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की है। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लगा दिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन लगा दिया, ये मान लेते हैं इसमें 10 मीटर की लेंथ मान लेते हैं, लेंथ है एल इजिकल टू 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर t इजिकल टू 0 पर, t इजिकल टू 0 पर एक वेव प्रोड्यूस की गई, एक वेव प्रोड्यूस की गई, ठीक बात है। फाइंड द टाइम ट्रेवल, फाइंड द टाइम ट्रेवल, ठीक है, टू रीच द टॉप। सिंपल से में लिखना हूँ टाइम इजिकल टू, जगह नहीं है इसलिए टाइम इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, कितना समय लगेगा ये बता दो, कितना समय लगेगा ये बता दो। क्वेश्चन समझ में आया क्या। t इजिकल टू 0 पर यहाँ पर एक वेव प्रोड्यूस की गई, इसकी लेंथ 10 मीटर है, तो वेव को यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ, यही दिया हुआ है। धर्मेंद्र तुमको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आ गया समझ में, ये समझ में आया क्या बेटा, ये धर्मेंद्र आया, ठीक बात है। सचिन, सचिन प्रेजेंट है क्या, दिख तो नहीं रहा। 1/2 सेकेंड, ओके ओके आयुष, देखें 2 सेकेंड, ओके दिव्यांश 2 सेकेंड। यश बेटा तेरे को समझ में आया क्या जो मैं बता रहा हूँ, यस ओके शाबाश। हाँ सर, अरे सिंपल वर्बल है यार भाई, सिंपल वर्बल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बता दूं, एक मैंने सिस्टम आपको समझाया था, उसको फिर से ध्यान रखिएगा। मैंने ये बोला था ये हर जगह पर लागू होता है, हर जगह पर लागू होता है। काइनेमेटिक्स में सिखाया था, 11th वाले बच्चों भूल गए तुम लोग, चीजें ध्यान रखो भाई, भूलो मत, चीजें ध्यान रखो, भूलो मत। अगर a इजिकल टू 0 तो अपन लिखेंगे स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मेरे पास a इजिकल टू कॉन्स्टेंट है, a इजिकल टू कॉन्स्टेंट है, तो मैं इक्वेशन b इजिकल टू u प्लस ए टी और s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। और अगर a इजिकल टू मेरे पास वेरिएबल है, a इजिकल टू वेरिएबल है, तो मैं d ऐसा भी लिखूंगा इसमें d बाई डी टी ऑफ v, और जो भी है dv बाई डी टी इजिकल टू, सॉरी dx बाई डी टी इजिकल टू v, कहने का मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। तो यहाँ पे बताएं कौन सी अप्रोच लगाऊं, तीनों में से कौन सी अप्रोच लगाऊं, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड वाली अप्रोच लगेगी भाई साहब।
सेकेंड वाली अप्रोच लगेगी तो सिंपल सीधा सीधा यहाँ पर लिख दीजिए भैया एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो मेरे पास 0 है, एस कितना है एल बराबर हाफ, ए कितना है भैया g/2 और टी स्क्वायर। लिख दो भाई साहब, ये 10 हो गया, ये 1/2, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर बराबर 4, टी इजिकल टू 2 आंसर आ गया टी इजिकल टू 2 सेकंड। हाँ या ना बोलो यार भाई, क्या क्लियरिटी है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? यस, ठीक है, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। तो थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। फिर एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी पर बात करते हैं, एनर्जी पावर और इंटेंसिटी पर बात करते हैं। लिख लेंगे तो बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग का मास m, लेंथ l। चलो स्ट्रिंग का मास m, लेंथ l, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर t इजिकल टू 0 पर एक वेव प्रोड्यूस करती है, t इजिकल टू 0 पर एक वेव प्रोड्यूस करती है, ठीक है। साइमल्टेनियसली यहाँ से एक बॉल ड्रॉप की जिसका मास m से बॉल इज ड्रॉप। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या? यहां से मैंने एक वेव प्रोड्यूस की और सेम टाइम पर यहां से एक बॉल ड्रॉप की, ठीक। तो ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे और कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे, है ना? ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे और कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे, ठीक है। कौन सा? दोनों, ऐसा लिख लेते हैं। वेव पल्स एंड बॉल, ओके, कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे? क्या क्वेश्चन समझ में आया? आपको ध्यान हो तो ऐसा काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन किया होता है कि एक बॉल ऊपर से गिराई गई, एक बॉल नीचे से गिराई गई, एक बॉल ऊपर से गिराई गई, एक बॉल नीचे से गिराई गई। बोलो बताओ दोनों कहां जाकर मिलेंगे, दोनों किस समय पर मिलेंगे? ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, इसके ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। ए ऑप्शन लिख लेते हैं √2l/3g, बी ऑप्शन लिख लेते हैं √4l/3g, सी ऑप्शन लिख लेते हैं √6l/3g और डी ऑप्शन लिख लेते हैं √8l/3g, ठीक है। पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? सही है तो नो। एक वेव यहां से प्रोड्यूस की, ऊपर से एक बॉल ड्रॉप की है, दोनों कहां पर जाकर मिलेंगे, दोनों कहां पर जाकर मिलेंगे? ठीक बात है भाई साहब। अब तीनों में से कौन सी अप्रोच में यूज करूं? स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की, इक्वेशन की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की? सबसे पहले सवाल जहां पे अटकता है वो वाली बात बता रहा हूं, कहां पर जाकर अपन कोशिश इसको वो करें,
कि अप्रोच लगाए, तो भाई साहब इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। क्यों इक्वेशन? सबसे पहली बात तो मेरे को समझ में आ गई, क्या भाई साहब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है नहीं है? बोलो अरे हाँ या ना तो बोलो यार, है कांस्टेंट है एक्सीलरेशन। इसके लिए एक्सीलरेशन जी है, इसके लिए एक्सीलरेशन g/2 है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इक्वेशन यूज करें। ये बात तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आती है, इक्वेशंस यूज करेंगे। ठीक है सर। अब ऐसा मान लेता हूं मैं कि ये यहां पर आकर मिले और नीचे से मान लेता हूं ये x डिस्टेंस पर मिले, तो ऊपर से ये हो गया मेरे पास l माइनस एक्स। ठीक है सर, ये बॉल यहां से आ रही है ऐसा, तो बॉल ने डिस्टेंस कवर किया l माइनस एक्स, बॉल ने डिस्टेंस कवर किया l माइनस एक्स और पल्स ने डिस्टेंस कवर किया x। तो बॉल के लिए इक्वेशन लिख लूं, बॉल के लिए इक्वेशन लिख लूं l माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और पल्स के लिए इक्वेशन लिख लूं, पल्स के लिए इक्वेशन लिख लूं, पल्स ने कितना ट्रेवल किया x, so x इज इक्वल टू हाफ g/2 टी स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया क्या? यस और नो प्लीज। ठीक है। अब भैया x की जगह पर ये रख देता हूं, तो कितना हो गया मेरे पास l माइनस 1/4 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर भेज दो, l इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी टी स्क्वायर, एलसीएम इज 4, दिस विल बी 2 जी टी स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। कितना हो गया भाई साहब? 2 और 1 3, तो l बराबर आ गया 3g/4। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 इधर भेज दिया मैंने, 4l/3g, और t है तो अंडर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। बोलो समझ में आया क्या? पक्की बात। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। अपने को सिर्फ ये समझ में आना चाहिए भाई साहब बॉल गिर रही है तो मैं अप्रोच क्या लगाऊंगा? अप्रोच लगाऊंगा, सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया और सॉल्व कर दिया गया। क्या कहते हो प्रखर, समझ में आया? यस, ठीक है। दिव्यांश क्लियर है? ओके, यस यश, तुम्हें क्लियर है बेटा? ओके फाइन, बिल्कुल ठीक, फाइन फाइन फाइन। चलो देखो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन पूछो, बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एसएचएम में क्या कांस्टेंट होता है भाई साहब? क्या कांस्टेंट होता है? पहला एम्पलीट्यूड, ठीक है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, चौथा टोटल एनर्जी। क्या कांस्टेंट होता है एसएचएम में? बोले साहब जवाब से। एसएचएम में क्या कांस्टेंट होता है? क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है क्या वैसे? चलो एम्पलीट्यूड पर सोचते हैं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा। या डिस्प्लेसमेंट लिख लो, एम्पलीट्यूड कंफ्यूज करना है तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिख लो। चलो
क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है क्या? नहीं साहब, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होता है, कभी कम कभी ज्यादा होगा। मतलब पार्टिकल इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। अच्छा, एक ग्राफ तुम लोगों को ध्यान नहीं क्या वैसा, इधर कुछ इस तरीके से, ये वाला ग्राफ ध्यान है क्या भैया? या टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है ना। एक ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का होता है, ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का होता है, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का होता है। ठीक बात है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करती है। ठीक है, टोटल एनर्जी इज रिमेन्स कांस्टेंट, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी का फार्मूला बता सकते हो क्या, क्या आता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। मतलब एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। चलो साहब, अब आगे बढ़ते हैं, अपन काम की बात करते हैं। वेव में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, ट्रू और फॉल्स। वेव में मतलब वेव आगे बढ़ रही है, एनर्जी आगे बढ़ रही है, अपने को मालूम है वेव कैरीज एनर्जी, एनर्जी आगे बढ़ रही है, तो वेव में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है क्या? धर्मेंद्र सोच रहा है सर क्या क्या पूछ रहे हो और क्यों क्यों पूछ रहे हो। हाँ तो भाई मतलब ये चीजें वो है। हाँ यश, वेव में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी क्या? चलो अंदाजे से लगाओ, अंदाजे से बताओ दिव्यांश भाई, अंदाजे से बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन वो एसएचएम में, एसएचएम का तो समझ में आ गया भैया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला पॉइंट a/√2 होता है। ये सब मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या वेव में भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए? कोई भी डिसिपेटिव फोर्स में वो तो अपन लेते ही नहीं है प्रखर, यहां पर अपन, चलो देखो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझ में आ जाएगा, है ना। दो चीजों से समझाता हूं। वेव क्या कैरी करती है वैसे? सबसे पहला लेक्चर, एनर्जी कैरी करती है, बिल्कुल ठीक है। वेव एनर्जी कैरी करती है, मतलब वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, बिल्कुल ठीक बात। अगर वेव की एनर्जी अपन ने कांस्टेंट रख दी तो वो ट्रांसफर क्या करेगी? कुछ भी नहीं। अगर कांस्टेंट रख दी तो वो ट्रांसफर क्या करेगी भाई? अगर ट्रांसफर करेगी तो कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? नहीं आया यार, नहीं आया समझ। देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा 11th वालों की दृष्टि के लिए। मान लो धर्मेंद्र भाई आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है, ठीक है सर, और ये 100 रुपए, अगर ये 100 रुपए आपके पास बने रहे, मतलब आपके पास कहे कि 100 रुपए कांस्टेंट कर दिए जाए, तो बोलो आपने मेरे को कितने रुपए ट्रांसफर किए? 0, है ना, मेरे को 0 किए, ठीक बात है। इसका मतलब है अगर मैं आपके पास 100 रुपए कांस्टेंट कर दूं तो आप मेरे को 0 रुपए ट्रांसफर करोगे, मतलब कोई भी कुछ भी ट्रांसफर नहीं करोगे। बोलो बात समझ में आई, है ना। अब लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप मेरे को कुछ ना कुछ ट्रांसफर करते हो, आप मेरे को कुछ ना कुछ ट्रांसफर करते हो, ठीक बात है भाई, है ना। मतलब आपने मेरे को ट्रांसफर किया, तो क्या आपके पास 100 रुपए कांस्टेंट होंगे? नहीं होंगे, वो कम हो,
वो कम हो जाए। बात आई समझ में? वेव क्या ट्रांसफर करता है? एनर्जी। तो क्या वेव की एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। वेव की एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये फॉल्स है। वेव में टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। वेव में टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन। थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है, एकदम अच्छे मेथड से पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, पूरा बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक बात है। पहले चाहे तो इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट नोट कर लें इसको, कि वेव में टोटल एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी वाला फंडा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होगी, और अगर एनर्जी ट्रांसफर होगी तो कांस्टेंट कैसे रहेगी? दूसरी भाषा में, अगर कांस्टेंट बना के रख ली तो उसने ट्रांसफर ही कुछ नहीं किया, उसने ट्रांसफर ही कुछ नहीं किया। देखिए अपन आगे बढ़ रहे हैं इसी चर्चा को, कि कांस्टेंट क्यों नहीं होती है और क्या एक्सप्रेशन निकलता है एनर्जी पावर उसके लिए। क्या ये नोट कर लिया बच्चों? देखें जरा, तो मतलब अपन चर्चा कर रहे हैं, एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव के ऊपर। इसके बारे में और ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले कुछ चीजें और आपको बता रहा हूं, है ना। एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ यहां पर के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ऐसा ही होगा, ये साउंड वेव में भी ऐसा ही होगा, ये लाइट वेव में भी ऐसा ही होगा। सभी जगह पर ये रेडिएशन जो आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के केस में भी ये ऐसा का ऐसा ही होगा। मतलब जहां कहीं भी वेव्स आएंगी वहां पर ये ऐसा ही होगा। जो फॉर्मूले निकालेंगे वो एज इट इज रहेंगे। ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए, इधर समझना वैसा, इधर समझना, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। अब इसमें एक वेव प्रोड्यूस कर दी, मैंने इसमें एक वेव प्रोड्यूस कर दी, ये वेव है, ठीक। यहां पर एक ले लेते हैं ऐसा, ये मान लेते हैं मैंने एक्स पर गया और ये dx छोटा सा पार्टिकल, छोटी सी लेंथ ले ली मैंने dx, एक्स पर जाकर dx जो अपन लेते हैं, वो पार्टिकल यहाँ पर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर टेंशन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? स्ट्रिंग में टेंशन होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना तो बोलो यार भाई। यहां पर टेंशन लगेगा, यहां पर टेंशन लगेगा। ये कितना हो गया, ऐसा मान लेते हैं, ये कहां पे आ गया भाई साहब, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, इसमें टेंशन लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, लगेगा कि नहीं लगेगा टेंशन, पहले ये बात समझो। क्या ये बात समझ में आई? ये है ना, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, टेंशन लगेगा साहब, बिल्कुल सही बात है। टेंशन नहीं तो v इजिकल टू अंडर रूट टी बाई म्यू क्यों लिखते हैं भैया? अगर टेंशन नहीं होता तो अंडर रूट टी बाई म्यू क्यों लिखते?
टी बाई न्यू क्यों लिखते हैं अगर टेंशन नहीं होता तो? ठीक बात है। अब इस टेंशन के कारण ध्यान से समझना, टेंशन के कारण इसकी पोजीशन चेंज हुई, खिंचाव आया, इसमें आएगा कि नहीं आएगा? खिंचाव आने के कारण इसकी लेंथ हो गई यहां से लेके यहां तक dl, इसकी लेंथ हो गई यहां से लेके यहां तक dl। ठीक बात है साहब, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ हो गई dl। छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसको टेंशन लगा, टेंशन के कारण खिंचा, बिल्कुल ठीक, टेंशन के कारण खिंचाव हो गया, बिल्कुल। अब टेंशन में वर्क डन किया ना, वर्क डन टेंशन में किया कि नहीं किया? वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं भाई साहब अपन? वर्क डन डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टेंशन इज अ फोर्स, तो टेंशन ने कुछ वर्क डन किया, हाँ साहब किया। वो वर्क डन इस स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो गया। ये बात हमको मालूम है कि वर्क डन बाय द फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी। स्प्रिंग के केस में भी अपन ने ऐसा ही किया था, आपको ध्यान हो तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाली थी हाफ एक्स स्क्वायर, और उस समय भी अपन ने बोला था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। हाँ या ना बोले यार भाई, क्या ये बात समझ में आई है? मतलब यहां पर जो टेंशन वर्क डन करेगा वो वर्क डन स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये बात क्लियर है? देखते हैं भाई साहब, ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये बताओ जो मैंने बोला वो समझा क्या? दिव्यांश ये बात समझ में आई क्या? प्रखर, यस। तो अपन यहां पर लिखे वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इज stored as potential energy in this spring। इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल ठीक है सर, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्या इसके पास वेलोसिटी भी है? इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है क्या भैया? क्या कहते हो धर्मेंद्र, इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है? यस, इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है या नहीं है? वेलोसिटी है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हाँ, इसके पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और इसके पास मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। देख लेते हैं सब पोटेंशियल एनर्जी निकालें। वर्क डन बाय टेंशन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग, मान लिया भाई साहब, ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात बता दो, टेंशन ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? टेंशन ने डिस्प्लेसमेंट dx किया कि dl किया कि dl माइनस dx किया? टेंशन ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? सोच के देखो, तीनों में से डिस्प्लेसमेंट कौन सा? टेंशन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? पहले कितनी थी भाई साहब? पहले कितनी थी? dx, बाद में कितनी हो गई? dl, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई साहब? dl माइनस dx। बोलो ये बात समझ में आई क्या? है ना? मतलब यहां पर टेंशन ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? dl माइनस dx। तो मैं लिख लिया भैया dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो साहब, तो dw इज इक्वल टू फोर्स तो हो गया मेरे पास टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे पास dl माइनस dx। डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे पास dl माइनस dx।
चलो साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा साहब, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना जरा, इधर इधर इसको मैं जूम कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को अगर मैं जूम कर दूं, तो देखें ये कैसा बना। ये मेरे पास बना है dl, ये मेरे पास है dx, और ये मेरे पास हो गया dy। अगर यहां पे बनाऊंगा तो बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी, समझा रहा हूं। ये हो गया dx, ये हो गया dy, ये हो गया dx। तो भाई साहब dl इजिकल टू मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है साहब। सो dw इजिकल टू आ गया मेरे पास p इंटू अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस ऑफ dx। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? थोड़ा सा लंबे मेथड से बता रहा हूं मैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन उससे फील नहीं आती है, उससे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पूरी की पूरी कहानी क्लियर होती है, ध्यान से समझिएगा। ठीक बात है साहब। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा गणित लगा रहा हूं भाई साहब, ध्यान देना जरा, मैंने ध्यान देना, इधर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक बात है। ये dx को मैंने यहां से कॉमन ले लिया, रूट के बाहर निकाल दिया, तो यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस ऑफ dx। ये स्टेप समझ में आई क्या भैया? पहले देखें, यहाँ पे dx है नहीं, यहाँ से dx कॉमन लिया, रूट के बाहर आया तो सॉरी dx स्क्वायर कॉमन लिया इस तरह से, तो रूट के बाहर आके dx हो गया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर है नहीं तो डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसमें से भी मैंने dx कॉमन ले लिया भाई साहब, तो dw इज इक्वल टू t, dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या मेरे पास? यहाँ पे बचा अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? हाँ या ना में जवाब देना यार भाई। सभी को क्लियर है क्या? आयुष समझ में आया तुमको? यस, ठीक है, चलो साहब, है ना। अब यहाँ पर 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल ठीक है साहब। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं भाई साहब। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा मैंने pdx 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, रूट को लिखा होल 1/2 माइनस 1। बोलो ये स्टेप भी क्लियर है क्या? है ना, ठीक। अच्छा, अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दें इसमें। बाइनोमियल मैंने सिखाया है भैया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से 12 वालों के लिए तो बहुत आसान है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 की पावर, यहाँ पर लिखते हैं अपन, अगर माइनस n लिख लिया जाए तो उसको लिखा जाता है 1 माइनस एक्स। हाँ या ना बोलो प्रखर, ये ध्यान है क्या तुमको? अच्छा, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो ये माइनस एन यहाँ पर आ गया, आपके बैठ जाता है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। अब यहाँ पर देखें तो इसको, हाँ, अब इसको क्या लिखेंगे भाई साहब अपन? इसको लिखने के लिए ये 1/2 मेरे पास आगे आके बैठ जाएगा, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मेरे पास आ गया टी डी एक्स, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 1, ठीक है, प्लस 1/2 और आ गया dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइनस वन कैंसिल्ड आउट, सॉरी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल्ड आउट, बचा क्या भाई साहब आपके पास? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी एक्स, यहाँ पे बचा 1/2 dy बाई dx का होल स्क्वायर। पहले यहां तक देख ले, क्या यहां तक समझ में आया क्या?
हाँ या ना बोलो यार भाई। क्लियरिटी है सब? ठीक है। अब इसको मैंने नीचे डाल दिया। ओके, ये वर्क डन जो है इसको ही पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन, ओके, वर्क डन इज stored as potential energy। तो ये मेरे पास आ गया भाई साहब du इज इक्वल टू टी डी एक्स, और यहाँ पर है मेरे पास 1/2 और है dy/dx का होल स्क्वायर। ओके, dx को नीचे लिख दिया तो इसको लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ लेंथ। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज du/dx। du/dx मेरे पास आ गया T/2 एंड dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। अभी भी क्लियरिटी नहीं आई साहब? अभी भी समझ नहीं? ये तो समझ में आ गया कि साहब आप कर क्या रहे हो, लेकिन आपने जो बोला कि इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और ये वाला फार्मूला कुछ जाना पहचाना सा भी नहीं लगता है हमको, इसमें कुछ अलग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक बात है साहब। तो क्या dy/dx की वैल्यू मैंने निकाली हुई है? हाँ साहब निकाली हुई है, मेरे को मालूम है। मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के हिसाब से। यहाँ पे मैं अगर दबा y बाय दबा x निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के एक्स इंटू माइनस के। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, मैं दबा y बाय दबा x कैन बी रिटन एज माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये ध्यान है क्या भाई साहब आपको? है ना? ठीक है, जैसे बोला था अपन ने स्लोप ऑफ द कर्व। अच्छा था, अब इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे तो दबा y बाय दबा x का स्क्वायर कर दे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, ओमेगा टी माइनस के। इसको उठा के यहाँ पर रख दो भाई साहब, इसको उठा के यहाँ पर रख दो तो du/dx आपके पास क्या आ गया? इसको उठा के यहाँ पर रख दो तो du/dx मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई भाई साहब T, ठीक बात है, T इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन 2। चलो साहब, अच्छा एक और थोड़ा सा इसमें चेंज करते। क्या मेरे को मालूम है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, तो t इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू म्यू भाई साहब। हाँ या ना बोले? क्लियरिटी है भाई? t इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू म्यू, यहाँ पर रख दो। तो मेरे पास क्या आ गया भैया? du/dx। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लूँ भाई साहब? यहाँ पर लिख लेता हूँ म्यू, ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के अपॉन 2, ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन 2। दिख रहा है वैसा बात तक? क्या यहाँ तक समझ में आया भी सर? बेहोश हो गए तुम लोग, आवाज ही बंद हो गई। देख ले भाई साहब आगे।
मैं इसको डायरेक्ट भी लिखा सकता था, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया, ये मेरे पास आया। अच्छा, अब एक बात और बता देना सर, एक बात और, इसमें थोड़ा सा और अपने को चेंज करना है, ध्यान से लिखें। मेरे को मालूम है v इजिकल टू ओमेगा अपॉन के, तो क्या v स्क्वायर के स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना सर? v स्क्वायर के स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ गया भाई साहब? फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 1/2, देखो 1/2 म्यू अपनी जगह पर, v स्क्वायर के स्क्वायर ये आ गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, और आ गया मेरे पास a स्क्वायर, और आ गया कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो भी आपका काम चलेगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। ये आया कैसे, ये मैंने आपको समझाया। पूछो, क्या ये यहां तक समझ में आया है आपको? धर्मेंद्र भाई, आपको कुछ डाउट है क्या इसमें? पूछें जरा। धर्मेंद्र, कुछ समझ में आया तुमको? कुछ आया है, ठीक है। तुम सिर्फ इसको ध्यान रखोगे तो भी तुम्हारा काम चलेगा। दैट इज 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। ये कुछ पहचाना सा हुआ लगता है, ये कुछ जाना पहचाना सा फार्मूला लगता है अपने, ठीक बात है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ लेंथ। इसका स्क्रीनशॉट खींचो। अभी भी अपना प्रश्न अनुत्तरित है। सर आपने बोला था इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी तो निकालने दो। लिखो भाई, यहां तक नोट कर लो। क्या दिव्यांश समझ में आया तुमको? ओके, डिम्पल बिटिया, आपको समझ में आया क्या? थोड़ा सा टफ मामला तो है, लेकिन अगर मैं ये नहीं कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। याद रखने के लिए तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, कई जगह पर ऐसा है, लोग बाग इसको पढ़ाते ही नहीं है, बस वो बोल देते हैं कि भैया ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों चेंज नहीं होगी। है, अपन आगे बढ़ रहे, इसको नोट कीजिएगा, आगे बढ़ रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये याद रखना, ये सारी की सारी चीजें सारे वेव्स में ऐसे ही होती हैं। ये धर्मेंद्र भाई बहुत काम की चीज है। ओके, इट इज डन। बढ़ू, आगे बढ़ू भैया। ये छोटा सा एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट का मास dm, ठीक है भाई साहब। dm को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? dm को लिख सकते हैं m/l dx, और m/l मेरे पास क्या है भाई साहब? म्यू। तो dm को सीधा सीधा लिखा जा सकता है म्यू dx। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ या ना बोलो? नहीं ना, है ना? ये तो सिंपल है, dm इजिकल टू म्यू dx। चलो साहब, म्यू dx। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ dm v स्क्वायर। हाँ या ना बोलो यार भाई? अरे काइनेटिक एनर्जी तो हाँ जवाब दिया करो यार, जवाब दिया करो। मैं तो समझ में नहीं आता तुमको आया कि नहीं आया। हाँ साहब, हाफ dm स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है साहब। तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते के लिख लेते, है ना?
k इज इक्वल टू हाफ dm की वैल्यू लिखी म्यू dx अपॉन वी स्क्वायर। ठीक बात है भाई, म्यू dx अपॉन वी स्क्वायर और v देखे भाई क्या v, हाँ म्यू dx, अरे क्या मैं इसे डिवाइड बाई dt का होल स्क्वायर लिखूं, v इज इक्वल टू डिवाइड बाई dt ना भैया, ऐसे निकाल है ना, यस डिवाइड बाई dt। अब डिवाइड बाई dt निकाल लेते हैं भैया, डिवाइड बाई dt निकाल लेते हैं, उसमें क्या बना है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो दबा वाई बाई दबा टी निकाला मैंने, तो ए साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और साथ में आ गया ओमेगा, तो दबा वाई बाई दबा टी मेरे पास आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर दो, दबा बाय बाय दबा टी का स्क्वायर करेंगे बेटा में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, यहाँ पर रख दे बेटा, यहाँ पर रख देंगे डी के लिखना था डी के, चलो क्या आ गया भाई साहब, डी के इजिकल टू डी के इजिकल टू 1/2 अपनी जगह पर, न्यू अपनी जगह पर, न्यू अपनी जगह पर, dx अपनी जगह पर, dy बाई dt का लिख लिया मैंने ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, इसको नीचे भेज दे भाई साहब, तो dk बाई dx इजिकल टू आ गया मेरे पास 1/2 न्यू, देखे भाई साहब न्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को चेक करें भाई साहब, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को, डी एक्स का डी एक्स तो है यार भाई, डी यू का, ओके ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, बाकी और कोई अंतर आ रहा है, सेम है, सेम है, बिल्कुल सही बात, मतलब वेव्स में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, वेव्स में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। अब आपको कंप्लीटली फील हो जाएगा, अब आपको कंप्लीटली फील हो जाएगा भाई साहब, ध्यान से समझिएगा, बता रहा हूं मैं, एक प्रश्न पूछता हूं आपको समझ में आ जाएगा, एसएचएम में बात कर रहे हैं, एसएचएम में अगर काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अरे हाँ या ना बोलो यार भाई, ये होगा है ना, ये तो अपने को मालूम है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये दोनों तो सेम है, और अगर मैंने वेव्स में बात कर दी भाई साहब कि काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी भैया, काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, अरे क्या समझ में आई बात, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक बात है साहब। यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी कितनी भैया, टोटल एनर्जी 0, टोटल एनर्जी 0, अच्छा इसी के साथ में लिखे भाई साहब, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पर लिखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, तो क्या टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम, यस, अब देखो समझ में आ जाएगा तुमको, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक बात है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, आपस में ही मिल बांट के खा रहे हैं, ट्रांसफर तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे सोच के देखो, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी 0, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी मैक्सिमम, तो क्या मैक्सिमम से 0 हुई भैया, अरे मैक्सिमम मान लो किसी पॉइंट पर मैक्सिमम, किसी पॉइंट पर मैक्सिमम,
मैक्सिमम से आकर किसी पॉइंट पर एनर्जी जीरो, तो एनर्जी गई कहां? एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अरे हाँ या ना बोले यार भाई। धर्मेंद्र भाई आपके पास, हाँ धर्मेंद्र भाई आपके पास 100 रुपए, धर्मेंद्र भाई आपके पास 100 रुपए मतलब मैक्सिमम, ठीक है। अब अगले दिन देखा मैंने आपके पास 0 रुपए, तो 100 रुपए गए क्या? ट्रांसफर कर दिया पॉइंट पर। बोले समझ में आया क्या? मतलब वेव के केस में जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। एसएचएम का बिल्कुल opposite। क्या ये बात समझ में आई भाई साहब? हाय हाय अल्लाह बोलो यार भाई। इस यार अब टोटल एनर्जी लिख लो, तो देखो समझ में आ जाएगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है क्या, इसको ध्यान रखिएगा भाई साहब। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जहां पर दो साथ में जीरो होते हैं, साथ में मैक्सिमम होते हैं, क्यों? दोनों का एक्सप्रेशन तो सेम है। अब टोटल एनर्जी अगर लिख लूं मैं, तो डी टोटल एनर्जी अपॉन डी एक्स, तो भाई साहब इन दोनों को जोड़ दो, ये आधा और ये भी आधा, आधा आधा मिलके एक हो गया। तो ध्यान देखें, मेरे पास आ गया म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। बोलो भाई साहब, ये फंक्शन किसका है? टी का और एक्स का। हाँ या ना बोलो यार भाई, है ना? टी और एक्स का। सोच के देखें, क्या टी और एक्स अलग अलग रखेंगे? टी और एक्स अलग अलग रखेंगे, अलग अलग मतलब 2 सेकेंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपन ने लिख लिया 3 सेंटीमीटर 3 सेकेंड। क्या टोटल एनर्जी अलग होगी? हाँ अलग होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री आया, cos 30 डिग्री के लिए और cos 60 डिग्री के लिए टोटल एनर्जी अलग अलग होगी। तो क्या टोटल होगी ना भाई? होगी ना। मान लो इसकी वैल्यू 30 डिग्री आई, तो टोटल एनर्जी कुछ और है। 60 डिग्री आई तो इसकी वैल्यू और कुछ होगी, होगी ना भाई? तो क्या टोटल एनर्जी अलग अलग है? क्या टोटल एनर्जी अलग अलग है? अरे हाँ, टोटल एनर्जी अलग अलग है, तो भाई कांस्टेंट कहाँ हो गई? वेरिएबल हो गई। बोलो समझ में आई क्या बात? अब पहला अब पहला स्टेटमेंट ध्यान करो तो समझ में आ जाएगा। एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर वेव्स में ऐसा नहीं होता है। जिस जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और किसी पॉइंट पर ये जीरो होती है, एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्यों? एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्स, टाइम एंड टी एंड एक्स। तो टी और एक्स की वैल्यू अलग अलग रखेंगे, तो टोटल एनर्जी अलग अलग आएगी, कहीं पर कम आएगी, कहीं पर ज्यादा आएगी, तो कांस्टेंट नहीं होगी। फील हुआ भाई साहब वेव्स के बारे में कुछ? अंदर तक गया? अंदर तक गया भाई साहब? ये चीज लोग बाग पढ़ाते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि इतना डीप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, और क्लियरिटी आ जाएगी। मेरा एक और बात भाई, जब वेव को घुमा दे, 1 मिनट बाद आप लोग लिखना, मैं दूंगा समझ। भाई साहब चलो ये वाले पॉइंट पर बोलो भाई साहब, इस वाले पॉइंट पर ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। अरे हाँ या ना तो बोलो यार। मीन पोजीशन पे है ना? मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचा? अरे जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी इस पॉइंट पर
मैक्सिमम। लो बच्चों, ये लो, और फंडा आपको क्लियर हो गया, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। अब अगर, हाँ, अब अगर अपन दिमाग दौड़ाते हैं और कुछ कुछ सोचते हैं और उसको एसएचएम से मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पे तो वेलोसिटी 0, इसके बाद नीचे आना चालू होगा पार्टिकल। वेव में ऐसा है ही नहीं भाई साहब। वेव में तो अपन ने स्लोप निकाल के बताया था, ये पार्टिकल नीचे जाएगा कि पार्टिकल ऊपर जाएगा। ये लो, ये और क्लियर कर दिया मैं। अब जो जो आपको लिखना है इसमें स्टेटमेंट लिख लो, मान से लिख लो भाई साहब, आप लिख लो। मैं 2 मिनट रुका हूं, 2 मिनट रुका हूं, पानी पी रहा हूं जब तक। देखो, स्टेटमेंट जरूर लिख के रख लेना भाई लोगों, कि वेव में टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, एसएचएम में कांस्टेंट होती है। एसएचएम में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक 0, लेकिन यहाँ पर दोनों जीरो नहीं, दोनों का एक्सप्रेशन सेम आता है। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आता है। बोलो समझ में आया क्या? यस, क्लियर है बात भाई साहब? ठीक बात है, चलो ठीक।